नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 11 ऐतिहासिक इमारतों में बसा एडिनबर्ग पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सभी हिंदी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 80 खोलिए और मेरे साथ पाठ का वाचन कीजिए। स्कॉटलैंड ब्रिटेन के उत्तरी भाग में स्थित है। सामान्यतः वेल्स, आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में विशेष अंतर दिखाई नहीं देता। फिर भी इन राज्यों की संस्कृति और यहाँ के निवासियों के रहन-सहन, पहनावे, यहाँ तक कि भाषा में भी स्पष्ट अंतर है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के प्राकृतिक दृश्यों और भौगोलिक बनावट में भी काफी अंतर है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग पाश्चात्य एवं पारंपरिक सभ्यता का मिला-जुला आश्चर्यजनक निराला स्थान एवं पर्यटकों के लिए स्वप्निल शहर है। भारत से यूके के भ्रमण की बहुप्रतीक्षित घड़ी आ गई। एयर इंडिया की लंबी उड़ान से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचने के पश्चात हम ब्रिटिश मिडलैंड से एडिनबर्ग के लिए उड़े। इस रोमांचक यात्रा के आनंदकारी क्षणों में डूबने की उत्सुकता अधिकतर सहपर्यटकों में भी मेरा परिचय अपने सहयात्री से हुआ जो खाड़ी देश से थे और वे भी मेरी तरह पहली बार स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग जा रहे थे। 75 मिनट की यात्रा के पश्चात हमारे कदम खूबसूरत और मनमोहक शहर की जमीन को चूमने लगे। एडिनबर्ग शहर की प्रभावशाली विशिष्टता है वहाँ की नई एवं पुरानी इमारतों की समरूपताएं, जिनकी संरचना बलुआ पत्थरों से की गई है। पूर्व में इन पत्थरों को उत्तरी स्कॉटलैंड के क्रेगलेथ की खुली खदानों के भूगर्भ से लाया गया था। आज वह स्थान एक शॉपिंग सेंटर के रूप में बदल गया है। यूरोप के अन्य ऐतिहासिक नगरों की तरह एडिनबर्ग भी किलों, स्मारकों, गिरजाघरों, कला संग्रहों और संग्रहालयों का नगर है। कुल मिलाकर यहाँ लगभग 10 किले हैं जो दर्शनीय हैं। एडिनबर्ग से लगभग 3 मील की दूरी पर स्थित लोरिस्टन कैसल 15वीं शताब्दी में निर्मित अनेक दुर्लभ कलाकृतियों और परंपराओं का संग्रहालय, विटन हाउस 14वीं शताब्दी में निर्मित 50 फुट ऊंची 4 दीवारी वाला
टेंटलन कैसल इतालवी शैली के शिला शिल्प से सुसज्जित विशालकाय क्रिस्टन कैसल 17वीं शताब्दी के शिल्प से सुशोभित थर्लस्टेन कैसल और 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच बना हेल्स कैसल है, जो इस समय भग्नावशेष अवस्था में है। स्टुअर्ट राजाओं का निवास स्थल और स्कॉट की रानी मेरी क्वीन का जन्म स्थल लिनलिथगो पैलेस तथा 15वीं शताब्दी में बना क्रेग मिलर कैसल इनमें विशेष रूप से दर्शनीय है। हर किला अपने अंदर विशेष कहानियां और ऐतिहासिक घटनाओं को छिपाए हुए है। इसके अतिरिक्त शहर को रेखांकित करती हुई छोटे छोटे होटलों एवं सरायों की प्रचुरता, जो या तो छोटी छोटी झोपड़ियों के रूप में है या फिर शानदार और रमणीक होटल के रूप में, जिनमें ज्यादातर होटलों द्वारा कमरे के किराए के साथ ही सुबह का नाश्ता भी उपलब्ध कराया जाता है। मैंने भी एक होटल में रहने और सुबह के संतुलित नाश्ते का प्रबंध कर लिया। सड़क से जुड़ी छोटी छोटी अनेक गलियों में खाने के लिए अनेक स्थान हैं और वहाँ सभी अपनी अभिरुचि का भोजन प्राप्त कर सकते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक स्थान पर खाने के लिए पहुंच गया। खाने के पश्चात हम एडिनबर्ग कैसल के शाही अंदाज को देखने के लिए पहुंचे। यह ऐतिहासिक किला 450 फीट की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है तथा चारों तरफ से हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ है। गाइड ने बताया कि किंग एडविन ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था। शेक्सपियर के मैकबेथ का मालकम 11वीं शताब्दी में यहाँ रहता था। ब्रिटेन की इतिहास प्रसिद्ध मेरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स भी कुछ दिन तक इसी में रही थी। किले के संग्रहालय में बादशाहों के हथियार, पोशाकें और गहने अभी भी अपनी गौरव गाथा कह रहे थे। रानी मैरी का महल होलीरुड लगभग 850 वर्ष पुराना है। उबड़ खाबड़ पत्थरों के बेडोल कमरों में आज भी उनकी पुरानी वस्तुएं ज्यों की त्यों सुरक्षित हैं। शाम हो रही थी। हम वापस अपने होटल के कमरे में लौट आए। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट लेने के बाद हम सर वॉल्टर स्कॉट के निवास स्थान को देखने गए। इस कवि और उपन्यासकार ने
स्कॉटलैंड जैसे छोटे से प्रदेश को अपनी लेखनी के जादू से विश्व प्रसिद्ध कर दिया। स्कॉट ने अपनी रचनाओं में स्कॉटलैंड के रमणीक स्थानों का वर्णन तथा उसके वीरों की गाथाएं लिपिबद्ध की हैं। एडिनबर्ग की प्रिंसेस स्ट्रीट में स्कॉट की स्मृति में गोथिक शैली में एक भव्य स्मारक बनाकर स्कॉटलैंड की जनता ने अपने प्रिय लेखक और कवि के प्रति स्नेह और कृतज्ञता व्यक्त की है। स्मारक में प्रसिद्ध मूर्तिकार सर जॉन स्टिल द्वारा निर्मित स्कॉट और उनके कुत्ते की बहुत सजीव मूर्ति प्रतिष्ठित है। स्थानीय लोगों के अनुसार स्कॉटलैंड भ्रमण का बेहतर समय अगस्त और सितंबर है, किंतु अप्रैल और मई का मौसम भी आश्चर्यजनक होता है। बसंत के बाद से स्कॉटिश प्राकृतिक दृश्य अत्यंत लुभावने लगने लगते हैं। मीलों फैले रेपसीड और आलू के खेत तथा हिसालू और रस भरी से ढकी हुई पगडंडियां रखवालों द्वारा चिड़ियों को उड़ाने के लिए हवाई फायर की गूंजती आवाजें, खेतों की मिट्टी की खुदाई करके अनाज की फसलों का रोपण करते हुए लोगों का समूह अत्यंत मनोहर दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। एंड्रयूज से 2 घंटे की टैक्सी से यात्रा करके फाइव के पौराणिक गोल्फ के मैदान के लिए जाते हुए शहर से बाहर रास्ते में हरितिमा युक्त देहात और उनके घरों में ठहरने एवं नाश्ते की सुविधा का प्रचार करते हुए विज्ञापन बरबस पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। घर लौटती गायों के झुंड और चरती हुई भेड़ों को देखकर जैसे भारतीय परिवेश का बोध जागृत होने लगता है। वातावरण की विशुद्ध ताजी हवा फेफड़ों में भरती जा रही थी। अंदर से मन काफी उल्सित एवं प्रफुल्लित लग रहा था। पारंपरिक रूप से गोल्फ का खेल स्कॉटलैंड से संबद्ध है। यहाँ तक कि गोल्फ नाम की प्रत्युत्पत्ति भी स्कॉटिश शब्द गोफ से हुई, जिसका तात्पर्य कठोर प्रहार है। 1744 में गोल्फ खेल के प्रथम नियमों का नियमन भी स्कॉटलैंड की ऑनरेबल कंपनी द्वारा किया गया। आज स्कॉटलैंड में बहुसंख्यक गोल्फ के मैदान
तथा 50 से ज़्यादा सुविधाजनक पार्कलैंड और लिंक्स एडिनबर्ग में बिखरे हुए हैं, जहां आप बिना किसी परेशानी के काफी समय तक अपना खेल जारी रख सकते हैं। वहां से हम लोग शहर की ओर वापस लौटे एवं अगले दिन फोर्थ रेल ब्रिज का भ्रमण करने गए। तो बच्चों, आज हमने पाठ 11 ऐतिहासिक इमारतों में बसा एडिनबर्ग पाठ का वाचन किया। धन्यवाद।